तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जांच अफसरों से घिरी फातिमा और शालिनी उन्नीकृष्णन से, जो अपने दर्दनाक अतीत की दास्तां बयां करते हुए कहती है कि मैंने IAS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे और क्यों ज्वाइन किया। हालांकि यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो फातिमा और शालिनी उन्नीकृष्णन की बातों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे और वो शालिनी की बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो शालिनी यहाँ पर उन ऑफिसरों को अपनी एक बैक स्टोरी बताती है। वो उनसे कहती है कि वो केरल में रहती है जहाँ पर का उसका परिवार है। तो शालिनी के परिवार में उसकी माँ और दादी है, उसके पिता नहीं है और शालिनी अपने छोटे से परिवार में बहुत ज्यादा खुश है। तो हाल ही में शालिनी की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और अब वो आगे नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती है, जहाँ पर कि उसके घर वाले भी परमिशन दे देते हैं। तब शालिनी केरल के कासरगोड में नर्सिंग स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वहाँ जाकर शालिनी की मुलाकात होती है उसके रूम की 4 रूम पार्टनर से, जिसमें गीतांजलि, नेहा और आसिफा थी। तो शालिनी और गीतांजलि हिंदू थे, वहीं नेहा कैथोलिक थी और आसिफा मुस्लिम थी। तो शालिनी इनके साथ रूम शेयर करती है और आगे चलकर इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। और यहाँ शालिनी गीतांजलि और नेहा आसिफा के खौफनाक इरादों से पूरी तरह से नावाकिफ थे। दरअसल हमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि आसिफा जो होती है वो अपने द्वारा इन लोगों का ब्रेन वॉश करवा कर मुस्लिम में परिवर्तन करना चाहती है। तो जब ये सारी गर्ल्स असेंबली में होती है तो हम देखते हैं कि अचानक एक आदमी मोबाइल से इनकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है और साथ ही यहाँ पर आसिफा के साथ के कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि लड़कियों का ब्रेन वॉश करके देश से बाहर भेजने का काम करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी गैंग है। अब आसिफा इन सभी लोगों को खाना खिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर कि जब ये खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी आसिफा और नेहा प्रे करने लगती है, जिसे देखकर शालिनी उनसे पूछती है। तो यहाँ पर आसिफा उन्हें बताती है कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अल्लाह से प्रे करते हैं। यहाँ पर आसिफा सिर्फ और सिर्फ उनसे अल्लाह की बातें किया करती है और किसी गॉड में ना मानने को कहती है। आसिफा उनसे यहाँ तक कह देती है कि हिंदू रिलीजन के जो गॉड्स होते हैं वो उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो गॉड खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए तुम्हें भी अल्लाह में मानना चाहिए। तो ये तीनों लड़कियों के घर हॉस्टल से बहुत दूर थे, लेकिन आसिफा का घर उसके हॉस्टल से बहुत नजदीक था, इसलिए आसिफा उनसे कहती है कि उन्हें अपने घर भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे ही घर आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा घर भी तुम्हें अपनी फैमिली की याद जरूर दिलाएगा। असल में आसिफा के पास अपने रूममेट्स को अपने परिवार और धर्म से दूर ले जाकर और इस्लाम में परिवर्तन करने का एक गुप्त एजेंडा है। इसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का भी सहारा लेती है, जिनके नाम रमीज और अब्दुल होता है। आसिफा यहाँ पर उन दोनों को रमीज और अब्दुल से मिलवाती है और यहाँ पर उनसे दोस्ती करवाने के बाद उन्हें घर तक खींच लाती है, जहाँ पर कि वो अपने परिवार वालों से भी मिलवाती है और साथ ही आसिफा अब्दुल और रमीज के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाती है कि लड़कियां कट्टरपंथी बन जाती है। जाने अनजाने में उनका ब्रेन वॉश हो रहा था, लेकिन इस बात से वो पूरी तरह से अनजान थी। तो इसी स्टोरी के साथ एक और स्टोरी चलती है जो कि कई साल आगे की थी, जहाँ पर कि हम शालिनी को देखते हैं जिसका नाम फातिमा है। उसका पति भी होता है, लेकिन उसका पति रमीज नहीं बल्कि इसाक नाम का आदमी है और ये लोग अफगानिस्तान में हैं और ये सीरिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर शालिनी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ ये हमें बाद में पता चलेगा। तो आगे हम देखते हैं कि फातिमा जैसे ही अपने पति के साथ अफगानिस्तान में एंट्री करती है तो वो वहाँ पर कई सारे कटे हुए सर और बॉडी को देखती है। ये देखकर उसे उल्टी आ जाती है और यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल फातिमा प्रेग्नेंट है और फातिमा का पति इसाक जो होता है वो अफगानिस्तान में रहकर मिलिटेंट की ट्रेनिंग ले रहा है और जिस माहौल में वो रह रहे हैं वो माहौल इतना ज्यादा खराब है कि यहाँ पर लड़कियों को बुरी तरह से मार दिया जाता है। उनके लिपस्टिक लगाने पर भी लड़कियों को बुरी तरह से मार दिया जाता है और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो सभी के सामने उन्हें मार दिया जाता है। तो फातिमा प्रेग्नेंट है, हमें ये बात तो मालूम है और साथ ही फातिमा और इसाक पति पत्नी है ये भी मालूम है और यहाँ हमें ये बात भी मालूम चल जाती है कि फातिमा के पेट में जो बच्चा है वो इसाक का नहीं है बल्कि किसी और का है। इसाक को मालूम है कि फातिमा प्रेग्नेंट है, इसके बावजूद वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। ये सारी बात फातिमा प्रेजेंट में अपने कुछ ऑफिसरों को बता रही होती है, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और आसिफा उन सभी लड़कियों को अपने रिलीजन की सारी चीजें सिखाने लगती है और आसिफा के जो बॉस होते हैं वो आसिफा को चिल्लाते भी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और अभी तक वो तीनों लड़कियां उनके रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुई थी। तब आसिफा एक प्लान बनाती है और जब तीनों लड़कियां एक मॉल में गई थी तो वहाँ पर आसिफा कुछ लड़कों को भेज देती है और वो लड़के इन तीनों लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उनके बीच में फाइट भी हो जाती है, जिसमें कि ये सारे लड़के उन लड़कियों के कपड़े फाड़ने लगते हैं और मॉल में जितने भी लोग खड़े होते हैं वो बस चुपचाप देख रहे होते हैं।
जिसके बाद ये तीनों लड़कियां रोते हुए घर पहुंचती है, जहां पर कि आसिफा उन्हें समझा रही होती है कि ये होना ही था क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना था। कभी सुना है कि हिजाब वाली लड़कियों के साथ किन्हीं लड़कों ने बदतमीजी की हो? तो आसिफा की बातों से वो तीनों लड़कियां पिघल जाती है और अपनी प्रोटेक्शन के खातिर हिजाब पहनना शुरू कर देती है। और हिजाब पहनने के बाद उन तीनों लड़कियों को सेफ फील तो हो रहा था, लेकिन आसिफा की प्लानिंग कुछ और ही थी। वो यहाँ पर उनको ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उनका ब्रेन वॉश होना एकदम तय था। तो अब ये लड़कियां भी इस्लाम में मानने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि और अब्दुल का प्यार गहरा होता जा रहा था। ऐसा आज तक उन लड़कियों को कभी भी फील नहीं हुआ था, इसलिए वो लड़के जो भी कहते हैं उन्हें वो बात माननी ही पड़ती है और वो साथ ही उनके साथ रात भी बिताने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद शालिनी और गीतांजलि अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते हैं सबसे पहले जब उनकी माँ उन्हें देखती है तो वो हैरान थी क्योंकि उन लोगों ने हिजाब पहना हुआ था। और वो अपने परिवार वालों से ये भी कहकर आ जाती है कि उन्हें हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लाम के भगवान में मानना चाहिए। तो अब शालिनी और गीतांजलि जैसे ही वापस आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम ये थी कि शालिनी प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन रमेश इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग है। तब यहाँ पर आसिफा उससे कहती है कि अगर शालिनी अपना धर्म चेंज कर ले तब तुम इससे शादी करके उसके बच्चे को एक्सेप्ट करोगे, जिस पर कि रमेश हाँ कर देता है। तब शालिनी अपना धर्म चेंज कर लेती है और उसके साथ साथ गीतांजलि भी अपना धर्म में परिवर्तन कर लेती है। तो धर्म के चेंज करने के बाद अब गीतांजलि और शालिनी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। गीतांजलि का जो बॉयफ्रेंड होता है अब्दुल, वो यहाँ पर गीतांजलि की कुछ न्यूड पिक्चर्स मांगता है और अब क्योंकि गीतांजलि अब्दुल से प्यार करती है इसलिए गीतांजलि को वो पिक्चर्स देनी ही पड़ती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो शालिनी के साथ थी क्योंकि रमीज उसे छोड़कर जा चुका था। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो आसिफा के पास जाती है और आसिफा उन्हें मौलाना के पास ले जाती है। मौलाना उन्हें बताते हैं कि रमीज जो है वो अपनी माँ के साथ किसी दूसरे देश में चला गया है और अब वो वहीं पर रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा। पर शालिनी घर वापस भी नहीं जा सकती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उस बच्चे को गिराना भी हराम होगा। तो मौलाना उससे कहते हैं कि वैसे ही तुमने बहुत पाप कर लिए हैं क्योंकि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना ये बहुत बड़ा पाप होता है। मौलाना यहाँ पर इसाक नाम के आदमी के बारे में शालिनी को बताते हैं कि ये आदमी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा और वो तुमसे शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा और अल्लाह तुम्हारे पापों को माफ करे, इसलिए तुम्हें सीरिया जाकर एक बार अल्लाह के दरबार में अपने सर को झुकाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि शालिनी का ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो चुका था इसलिए वो जो भी कह रहे थे वो उनकी सारी बातों को मान रही थी। वो इसाक से यहाँ पर शादी कर लेती है और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं शालिनी की माँ को पता चल गया था, इसलिए वो दौड़ती हुई यहाँ पर आती है और वो अपनी जब बेटी को देखती है तो वो हैरान थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। और यहाँ पर मौलाना के जो लोग होते हैं वो शालिनी से उसकी माँ को नहीं मिलने देते हैं और शालिनी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ पर शालिनी से कहा गया था कि वो कोलंबो जा रहे हैं पहले तो हनीमून के लिए, जबकि वो लोग सीरिया जा रहे थे। शालिनी बैकग्राउंड में बता रही होती है कि पासपोर्ट वीजा ये लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और यहीं पर शालिनी का नाम चेंज होकर फातिमा रखा गया था। वो सारी प्रोसेस कर लेते हैं और वो पहले तो कोलंबो ही जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ गीतांजलि के पास अब्दुल कॉल करता है और अब्दुल भी गीतांजलि को अपने साथ सीरिया चलने को कहता है, लेकिन यहाँ पर गीतांजलि साफ मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं अपने इंडिया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। तब यहाँ पर अब्दुल गीतांजलि को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुम्हारी जो न्यूड पिक्चर्स मेरे पास है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो वो उन पिक्चर्स को वायरल कर देगा। अब गीतांजलि को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं लोगों ने हमको फंसाया है, इसलिए वो अब्दुल से साफ मना कर देती है कि वो उसके साथ कहीं भी नहीं जाने वाली, उसे जो करना है कर ले। जिसके बाद गीतांजलि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वापस आ चुकी थी। उसके घर वालों ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब मौलाना और अब्दुल के लोगों को गीतांजलि की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए अब्दुल उसकी सारी पिक्चर्स को वायरल कर देता है। अब गीतांजलि के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे सुसाइड करना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं निमा को, जो कि शालिनी की कैथलिक दोस्त होती है। वो शालिनी के पास कॉल करती है और उस समय शालिनी कोलंबो में थी। निमा शालिनी के पास कॉल करके सब कुछ बता देती है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, जो हमारे साथ हुआ था वो सब एक प्लानिंग थी और आसिफा ने हमारे साथ एक खेल रचा था और हम उस खेल में फंस चुके हैं। और निमा यहाँ पर उसे गीतांजलि के बारे में भी बता देती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो अब निमा उसे अपने बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि आसिफा ने मुझे एक लड़के से मिलवाया था। वो लोग एक डिनर पे गए थे जहाँ
यहाँ पर कि उस लड़के ने मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया और वहां जाकर कई सारे लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शालिनी पूरी तरह से डर गई थी। हालांकि उसे इसाक के ऊपर अभी भी थोड़ा थोड़ा विश्वास तो था, लेकिन जिस माहौल में वो थे वो माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। वहाँ पर औरतों को बेरहमी से मारा जाता और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता। यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं वो इसी तरह लाई गई हैं। अब कुछ दिनों के बाद शालिनी को एक बच्चा होता है और वो इस बच्चे के बारे में सबसे पहले अपनी माँ को बताना चाहती थी, इसलिए वो किसी तरह से जुगाड़ करके अपनी माँ के पास मैसेज कर देती है, क्योंकि अगर वो कॉल करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो शालिनी यहाँ पर एक औरत की मदद लेती है और उसके मोबाइल फोन से वो अपनी माँ के पास मैसेज कर देती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलते हैं तो अचानक यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो यहाँ पर उस औरत को मार देते हैं। अब यहाँ से किसी तरह से बच के शालिनी अपने घर पर पहुंचती है और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कुछ फिर से लोग आते हैं और वो यहाँ पर शालिनी को बताते हैं कि इसाक शहीद हो गया है। और तब वो शालिनी और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जहाँ पर शालिनी रुकी हुई थी वहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पर वो शालिनी के बच्चे को भी अलग कर देते हैं। वो शालिनी और शालिनी के साथ वाली औरतों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते रहते हैं और जब वो एक जगह पर पहुंचती है तो शालिनी को यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल इसाक जिंदा है और उसने भी उसका बस यूज ही किया है। यहाँ प्रेजेंट में शालिनी अपने ऑफिसरों को बता रही होती है कि उनका जो ग्रुप था उनमें से हर रोज एक लड़की के साथ बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था और उनके साथ रात भर दुष्कर्म किया जाता था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निमा पुलिस के पास पहुंच चुकी थी और वो पुलिस वालों को वो सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, लेकिन पुलिस भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। यहाँ पर निमा उन्हें बताती है कि केरल में हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है और इतनी सारी लड़कियां गायब होती है जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन पुलिस वाले भी उनकी यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं क्योंकि निमा के पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में इन सारी लड़कियों को दूसरे ट्रेजिक कैंप में ले जाया जा रहा होता है और शालिनी ने मैपिंग काफी अच्छे तरीके से की होती है, तो उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर कहीं से भागा जा सकता है तो वो यहीं से, और अगर वो यहाँ से भी नहीं भाग सकी तो उनका भागना नामुमकिन है। इसलिए मौका देखकर वो यहाँ से भाग जाती है। उसके साथ दो और भी लड़कियां थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों को मार दिया जाता है, लेकिन शालिनी यहाँ से सही सलामत भाग जाती है। लेकिन आखिर में वो अफगानिस्तान के कुछ सोल्जर के हाथ लग जाती है और उसी के बाद से शालिनी उन ऑफिसरों को ये सारी स्टोरी बता रही होती है।